नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस ऑडियो बुक में। मित्रों, आज हम सुनेंगे भूतनाथ उपन्यास। उपन्यास भूतनाथ, लेखक बाबू देवकीनंदन खत्री, भाग 2। भोला सिंह, कुछ सोचकर बात तो बेशक ऐसी ही है। मैं जरूर भूतनाथ का यार हूँ और वे आपका पता लगाने के लिए गए हैं, मगर ये तो बताए कि आप एकाएक गायब क्यों हो गए और आपकी ऐसी दशा किसने की है। प्रभाकर सिंह, मैं ये सब हाल तुमसे बयान करूंगा और यह भी बताऊंगा कि क्योंकर मेरी जान बच गई, मगर इस समय नहीं, क्योंकि दुश्मनों के हाथ से तकलीफ उठाने के कारण मैं बहुत ही कमजोर हो रहा हूँ और जब मुझमें ज्यादा बात करने की ताकत नहीं है, अस्तु जिस तरह हो सके मुझे अपने डेरे पर ले चलो, वहाँ सब कुछ सुन लेना और उसी समय इंदुमती तथा गुलाब सिंह को भी मेरा हाल मालूम हो जाएगा। यद्यपि मुझमें चलने की ताकत नहीं है, मगर तुम्हारे मोड़े का सहारा लेकर धीरे धीरे वहां तक पहुंच ही जाऊंगा। भोला सिंह, अच्छी बात है, मैं तो आपको अपनी पीठ पर लादकर भी ले जा सकता। प्रभाकर सिंह, ठीक है, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप अपना नाम तो बता दो। भोला सिंह, मेरा नाम भोला सिंह है। इतना कहकर भोला सिंह उठ खड़ा हुआ और उसने हाथ का सहारा देकर प्रभाकर सिंह को उठाया। वह बहुत ही सुस्त और कमजोर मालूम हो रहे थे, इसलिए भोला सिंह उन्हें टेकाता और सहारा देता हुआ बड़ी कठिनता से सुरंग के मुहाने पर ले आया। वहां पर प्रभाकर सिंह ने बैठकर कुछ सुस्ताने की इच्छा प्रकट की, अस्तु उन्हें बैठाकर भोला सिंह भी उनके पास बैठ गया। इस समय दिन पहर लगभग रह गया होगा। यहाँ पर भोला सिंह ने बेव धोखा खाया। ये जो प्रभाकर सिंह उसके साथ भूतनाथ की घाटी में जा रहे हैं, वो वास्तव में प्रभाकर सिंह नहीं है, बल्कि उनके दुश्मनों में से एक यार है, जिसका खुलासा हाल आगे के किसी बयान में मालूम होगा। यह उसे तथा भूतनाथ और उसके यारों को धोखा दिया है और इंदुमती पर कब्जा कर लेने की धुन में है। यद्यपि भोला सिंह भी यार और बुद्धिमान है, मगर साथ ही इसके उसे भांग का बहुत शौक है। सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त छाने बिना उसका जी नहीं मानता। इतने पर भी बस नहीं, कभी कभी वह नशे को कमी समझकर 2-4 दम गांजे के भी लगा लिया करता है, और यही सबब है कि वो कभी कभी बेब धोखा खा जाता है। मगर यह यार भी बड़ा ही मक्कार है जो उसके साथ जा रहा है। देखना चाहिए दोनों में क्यों कर निपटती है। भोला सिंह तो खुश है कि हमने प्रभाकर सिंह को खोज निकाला, और वह यार सोचता है कि अब इंदुमती पर कब्जा करना कौन बड़ी बात है। कुछ देर के बाद दोनों आदमी उठ खड़े हुए और भोला सिंह उस नकली प्रभाकर सिंह को साथ लिए सुरंग के अंदर चला गया। बेचारी इंदुमती बड़े ही संकट में पड़ गई है। प्रभाकर सिंह का इस तरह यकायक गायब हो जाना उसके लिए बड़ा ही दुखदायी हुआ। इस समय उसके आगे दुनिया अंधकार हो रही है। उसे कहीं भी किसी तरह का सहारा नहीं सूझता। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता कि अब उसका भविष्य कैसा होगा। उसे न तो तनोबदन की सुध है और न नहाने धोने की फिक्र। वह सिर झुकाए अपने प्यारे पति की चिंता में डूबी हुई है। गुलाब सिंह उसके पास बैठे हुए तरह तरह की बातों से उसे संतोष दिलाना चाहते हैं, मगर किसी तरह भी उसके चित्त को शांति नहीं होती और वह अपने मन की 2-4 बातें कहकर चुप हो जाती है। हाँ, जब जब उसके कान में ये शब्द पड़ जाते हैं कि भूतनाथ का उद्योग कदापि वृथा नहीं हो सकता, वह जरूर प्रभाकर सिंह को खोज निकालेंगे और यह अपने साथ लेकर ही आएंगे, तब वह चौंक पड़ती है। आशा के फेर में पड़कर उसका ध्यान सुरंग के मुहाने की तरफ जा पड़ता है और कुछ देर के लिए उधर की टकटकी बंध जाती है। इस बीच में इंदु ने कई दफे गुलाब सिंह से कहा, तुम मुझे साथ लेकर इस सुरंग के बाहर निकलो, मैं खुद मर्दाना भेष बनाकर उसका पता लगाऊंगी। मगर गुलाब सिंह ने ऐसा करना स्वीकार न किया, जिससे उसका चित्त और भी दुखी हो गया और उसने रोते ही कलपते बची हुई रात और अगला दिन बिता दिया। अंत में दिन बीत जाने पर संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो रहे थे, लाचार होकर गुलाब सिंह ने इंदु से वादा किया कि अच्छा, अगर कल तक भूतनाथ लौटकर न आ जाएंगे तो मैं तुम्हें साथ लेकर सुरंग के बाहर निकल चलूंगा और फिर जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। गुलाब सिंह के इस वादे से इंदु को थोड़ी सी धाधस मिल गई और उसने साहस करके अपने को संभाला। इसके बाद गुलाब सिंह से बोली कि इस समय तो मैं स्नान इत्यादि कुछ भी करूंगी, हाँ यदि तुम आज्ञा दो तो मैं थोड़ी देर के लिए नीचे उतरकर मैदान में टहलूं और दिल बहलाऊं। ने उसकी इस बात को भी गनीमत समझा और घूमने फिरने की इजाजत दे दी। वह
इंदुमती का घूमने फिरने के लिए गुलाब सिंह से ले लेना केवल इसी अभिप्राय से न था कि वह अपना दिल बहलाए, बल्कि उसका असल मतलब ये था कि मैं बैठकर या घूम फिरकर इस विषय पर विचार करे कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि गुलाब सिंह मझाने बुझाने वाली बातों से दुखी हो गई थी। उसका हरदम पास बैठे रहकर दिलासा देना या ढांढस धस बंधाना बहुत बुरा मालूम हुआ और इस बहाने से उसने अपना पीछा छुड़ाया। उदास और पति की जुदाई से व्याकुल इंदुमती गुलाब सिंह के पास से उठी और धीरे धीरे चलकर नीचे वाले सरसब्ज मैदान में पहुंचकर टहलने लगी। उधर गुलाब सिंह भी दिन भर का भूखा प्यासा था, अतः जरी कामों से निपटने और कुछ खाने पीने की फिक्र में लगा। धीरे धीरे घूमती फिरती इंदुमती उस सुरंग के मुहाने के पास आ पहुंची जो यहाँ आने जाने का रास्ता था, और पहाड़ी के साथ एक पत्थर की साफ चट्टान पर बैठकर सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। उसका मुंह सुरंग की तरफ था और इस आशा से बराबर उसी तरफ देख रही थी कि प्रभाकर सिंह को लिए हुए भूतनाथ अब आता ही होगा। उसी समय नकली प्रभाकर सिंह को लिए हुए भोला सिंह वहां आ पहुंचा और सुरंग के बाहर निकलते ही इंदु की निगाह उन पर पड़ी तथा उन दोनों ने भी इंदु को देखा। इस समय भोला सिंह अपनी असली सूरत में था और उसे भूतनाथ के साथ जाते हुए इंदु ने देखा भी था, इसलिए वह जानती थी कि वह भूतनाथ का यार है। अस्तु निगाह पड़ते ही उसे विश्वास हो गया कि भूतनाथ ने मेरे पति को भोला सिंह के साथ वहां भेज दिया है और पीछे पीछे भूतनाथ खुद भी आता होगा। नकली प्रभाकर सिंह और भोला सिंह सुरंग से निकलकर 5 कदम आगे न बढ़े होंगे कि प्रभाकर सिंह को देखते ही इंदुमती पागलों की तरह दौड़ती हुई उनके पास पहुंची और उनके पैरों पर गिर पड़ी। हाय, बेचारी इंदु को क्या खबर थी कि यह वास्तव में मेरा पति नहीं बल्कि कोई मक्कार उसकी सूरत बना मुझे धोखा देने के लिए यहाँ आया है। इस पर भोला सिंह के साथ रहने से उसे इस बात पर शक करने का मौका भी न मिला। वो उसे अपना पति समझकर उसके पैरों पर गिर पड़ी और वियोग के दुख को दूर करती हुई प्रसन्नता ने उसे गदगद कर दिया। कंठ रुद्ध हो जाने के कारण वह कुछ बोल न सकी, केवल गरम गरम आंसू गिराती रही। भोला सिंह भी चुपचाप खड़ा आश्चर्य के साथ उसकी इस अवस्था को देखता रहा। नकली प्रभाकर ने इंदुमती से कुछ न कहकर भोला सिंह से कहा, भाई भोला सिंह, अब तो मैं बिल्कुल ही थक गया हूँ। मेरी कमजोरी अब मुझे एक कदम भी आगे नहीं चलने देती। इंदु से मिलने का उत्साह मुझे यहाँ तक साहस देकर ले आया, यही गनीमत है, नहीं दुश्मनों के दिए हुए जहर की बदौलत बिल्कुल ही कमजोर हो गया हूँ। इत्तेफाक की बात है कि इंदु मुझे इसी जगह मिल गई। अब मैं कुछ देर तक सुस्ताए बिना एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। अस्तु तुम जाओ, गुलाब सिंह को भी खुशखबरी देकर इसी जगह बुला लाओ, तब तक मैं भी अच्छी तरह आराम कर लूँ। डेरा सैकड़ों कदम की दूरी पर था। तमाम मैदान पार करने के बाद पहाड़ी पर चढ़कर वह गुफा थी जिसमें गुलाब सिंह का डेरा था। अस्तु वहां तक जाने और आने में घड़ी भर से भी ज्यादा देर लग सकती थी, तथापि भोला सिंह दौड़ा दौड़ा जाकर गुलाब सिंह से मिला और उन्हें प्रभाकर सिंह के आने की खुशखबरी सुनाई। उस समय गुलाब सिंह रसोई बनाने की फिक्र में थे, मगर यह खबर सुनते ही उन्होंने सब काम छोड़ दिया और प्रभाकर सिंह के आने की खुशखबरी सुनाई। उस समय गुलाब सिंह रसोई बनाने की फिक्र में थे, मगर यह खबर सुनते ही उन्होंने सब काम और प्रभाकर सिंह से मिलने के लिए भोला सिंह के साथ चल पड़े। जिस समय गुलाब सिंह को साथ लिए हुए भोला सिंह सुरंग के मुहाने पर, तो वहां सन्नाटा छाया हुआ था। न तो प्रभाकर सिंह दिखाई पड़े और न इंदुमती ही नजर आई। ऐसी अवस्था देख भोला सिंह सन्नाटे में आ गया और अब उसे मालूम हुआ कि उसने धोखा खाया। वह घबरा कर चारों तरफ बाद ये कहता हुआ जमीन पर बैठ गया, हाय, मैंने बुरा धोखा खाया। प्रभाकर सिंह के साथ ही साथ भी हाथ से खो बैठा। अब हम यहाँ पर कुछ हाल प्रभाकर सिंह का लिखना जरूरी समझते हैं। पहले बयान में हम लिखाए हैं कि प्रभाकर सिंह इंदुमती और गुलाब सिंह को लेकर भूतनाथ अपनी घाटी में गया, तो रास्ते में सुरंग के अंदर से यकायक प्रभाकर सिंह गायब हो गए। अस्तु इसी जगह से हम प्रभाकर सिंह का हाल लिखना शुरू करते हैं। जब भूतनाथ उन लोगों को साथ लिए हुए सुरंग में गया और कुछ दूर जाने के बाद चौमुहानी पर पहुंचा, तो रास्ते का हाल बताकर कुछ आगे चलने के बाद भूतनाथ ने मोमबत्ती बुझा दी और उसे यही ख्याल रहा कि हमारे तीनों मेहमान हमारे पीछे पीछे चले आ रहे हैं, मगर वास्तव में ऐसा न था। निमोहानी से थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद किसी ने
प्रभाकर सिंह के दाहिने मोड़े पर अपना हाथ रखा जो सबके पीछे पीछे जा रहे थे। प्रभाकर सिंह ने चौंककर पीछे की तरफ देखा मगर अंधकार में कुछ भी दिखाई न दिया। हाँ, एक हल्की सी आवाज या सुनाई पड़ी, लहरों और जरा मेरी बात सुनकर तब आगे बढ़ो, ठहरे या न ठहरे, भूतनाथ को रोक अथवा चुप रहे इत्यादि सोचते हुए प्रभाकर सिंह कुछ ही देर रुके थे कि उनके कान में पुनः एक बारीक आवाज आई, घबराओ मत, जरा सा रुककर सुनते जाओ कि अब तुम कैसी आफत में फंसना चाहते हो और उससे छुटकारा पाने की क्या तदबीर है। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों ने प्रभाकर सिंह को और भी रोक लिया और वह कुछ झटके से राकर सोचने लगे कि क्या करना चाहिए। इतने ही में पिछली तरफ रोशनी मालूम हुई जो उसी चौराहे पर थी जिसे याद छोड़कर कुछ दूर आगे बढ़ाए थे। उस रोशनी में दो औरतें दिखाई पड़ी और यह भी मालूम पड़ा कि जिसने सिंह के मोटे पर हाथ रखकर उन्हें रोका था वह भी एक औरत ही है जो अब कुछ पीछे हटन पुनः तरफ बुला रही है। भूतनाथ पहला भाग। यद्यपि इस कार्रवाई में बहुत देर लगी तथापि इसी बीच में लिए भूतनाथ इतना आगे बढ़ गया कि न तो वह इन उसकी निगाह पड़ी। कुछ वर्तमान और कुछ भविष्य नाजुक और सुंदर थी, डरना व्यर्थ समझकर था। और पेचीली सुरंग में गुलाबसिंह और इंदमती को बात ही सुन सका और न चौमुहानी वाली रोशनी ही पर हुए प्रभाकर सिंह अटके और उन औरतों से जो कम उम्र की तरफ मुड़कर उस औरत की तरफ चले जिसने इन्हें रोका, सोचते इन तीनों औरतों का नक्शेक बयान करने और इनकी खूबसूरती के बारे में लिखने की यहाँ कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ इतना ही कहना काफ़ी है जितना आए हैं, अर्थात तीनों कम उम्र की थीं, नाजुक थीं, सुंदर थी, भड़कीली पोशाक पहरे हुए थीं। जब चौमुहानी पर पहुंचे तो उन दोनों औरतों में से एक ने जो पहले ही से वहां खड़ी थी प्रभाकर सिंह का हाथ पकड़ लिया और कहा, भूतनाथ ने जरूर आपको कहा होगा कि चौमुहानी से उसके घर का रास्ता छोड़कर बाकी दोनों तरफ जाना खतरनाक है, मगर नहीं, वो बिल्कुल झूठा है। आप जरा इधर आइए और देखिए मैं आपको कैसा अनूठा तमाशा दिखाती हूँ। इतना कहकर दोनों बल्कि तीनों औरतें प्रभाकर सिंह को सुरंग के उस रास्ते में ले चली जिधर जाने के लिए भूतनाथ ने मना किया था। हम नहीं कह सकते कि क्या सोच समझकर प्रभाकर सिंह ने इन औरतों की बात मान ली और भूतनाथ की नसीहत पर कुछ भी ध्यान न दिया अथवा भूतनाथ का साथ छोड़ दिया। क्या संभव है कि वे इन तीनों औरतों को पहले से पहचानते हो? लगभग 15 या 20 कदम जाने के बाद उस तीसरी औरत ने, जिसके हाथ में रोशनी थी, नखरे के साथ हाथ से मोमबत्ती गिरा दी जिससे अंधकार हो गया। उसने यही जाहिर किया कि यह बात धोखे में उससे हो गई। उसके बाद उस औरत ने इनका हाथ भी छोड़ दिया। प्रभाकर सिंह अटक कर कुछ सोचने लगे और बोले, जो हुआ सो हुआ, अब रोशनी करी तो मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूंगा, नहीं तो पीछे की तरफ मुड़ जाऊंगा। मगर उनकी इस बात का किसी ने भी जवाब न दिया। आश्चर्य के साथ प्रभाकर सिंह ने पुनः पुकारा मगर फिर जवाब न मिला, मानो वहां कोई था ही नहीं। आश्चर्य और चिंता के शिकार प्रभाकर सिंह कुछ देर तक खड़े सोचने के बाद अफसोस करते हुए पीछे की तरफ लौटे मगर अपने ठिकाने पर पहुंच सके 8 ही 10 कदम पीछे हटे थे कि दीवार से टकराकर खड़े हो गए और सोचने लगे, हैं, यह क्या मामला है? अभी अभी तो हम लोग इधर से आ रहे हैं, फिर ये दीवार कैसा रास्ता क्यों कर बंद हो गया? क्या अब इस तरफ का रास्ता बंद हो ही गया? इत्यादि। वास्तव में पीछे फिरने का रास्ता बंद हो गया मगर अंधेरे में इस बात का पता नहीं लग सकता था कि यह कोई दीवार बीच में आ पड़ी है या किसी तरह के तख्ते या दरवाजे ने बगल से निकलकर रास्ता बंद कर दिया है अथवा क्या है। जो हो, प्रभाकर सिंह को निश्चय हो गया कि अब पीछे की तरफ लौटना असंभव है, अस्तु यही अच्छा होगा कि आगे की तरफ बढ़ें, शायद कहीं उजाले की सूरत दिखाई दे तब जान बचे। आह, मैं इन औरतों को ऐसा नहीं समझता था और इस बात का स्वप्न में भी गुमान नहीं होता था कि ये मेरे साथ दगा करेगी। लाचार प्रभाकर सिंह अंधेरे में अपने दोनों हाथों को फैलकर टटोलते हुए आगे की तरफ बढ़े मगर बहुत धीरे धीरे जाने लगे जिसमें किसी तरह का धोखा न हो। रास्ता पेचीला और ऊंचा था तथा आगे की तरफ से तंग भी होता जाता था। 250-300 कदम जाने के बाद रास्ता इतना तंग हो गया कि एक आदमी से ज्यादा के चलने की जगह न रही। कुछ आगे बढ़ने पर रास्ता खत्म हुआ और एक बंद दरवाजे पर हाथ पड़ा।
धक्का से वह दरवाजा खुल गया और प्रभाकर सिंह जो उनके सामने की तरफ बढ़ती हुई मालूम पड़ती थी। लगभग 25-30 कदम जाने के बाद प्रभाकर सिंह खो के बाहर निकले और तब उन्होंने अपने को एक सरसब्ज पहाड़ की ऊंचाई पर किसी गुफा के बाहर खड़ा पाया। इस समय सवेरा हो चुका था और पूरब तरफ पहाड़ चोटी के पीछे सूरज की लालिमा दिखाई दे रही थी। प्रभाकर सिंह ने अपने को एक ऐसे स्थान में पाया जिसे सुंदर और सुहावनी घाटी कह सकते हैं। ये घाटी त्रिकोण अर्थात 3 तरफ से पहाड़ के अंदर दबी हुई थी। जमीन के बीचों बीच में एक सुंदर बंगला बना हुआ था जो इस जगह से जहां प्रभाकर सिंह वहां पहुंचने के लिए तलाश करने लगे मगर सुबीते से उतर जाने के लायक कोई पगडंडी नजर न आई। तथापि प्रभाकर सिंह हतोत्साह न हुआ और किसी तरह से उद्योग करके नीचे की तरफ उतरने ही लगे। वो सोच रहे थे कि देखें हमारा दिन कैसा कटता है, किस ग्रह दशा के फेर में पड़ते हैं, किसका सामना पड़ता है और खाने पीने के लिए क्या चीज मिलती है अथवा यहाँ से निकलने का रास्ता ही क्यों कर मिलता है। उस बंगले तक पहुँचने में प्रभाकर सिंह को 2 घंटे से ज्यादा देर लगी। पहाड़ी की चोटियों पर धूप अच्छी तरह फैल चुकी थी मगर बंगले के पास अभी धूप का नाम निशान नहीं था। बंगले के दरवाजे पर 2 जवान लड़के पहरा दे रहे थे जिन्होंने प्रभाकर सिंह को रोका और पूछा, तुम यहाँ क्यों कर आए? उद्धरण चिन्ह। इसके जवाब में प्रभाकर सिंह ने क्रोध में आकर कहा, जिस तरह हम आए हैं वो जरूर तुम्हें मालूम होगा और जरूर वे तीनों कमबख्त औरतें भी इसी बंगले के भीतर होंगी जिन्होंने मुझे धोखा देकर गुमराह किया है। तुम जाओ, उन्हें इत्तिला दो कि प्रभाकर सिंह आ पहुँचे। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों पहरेवालों ने प्रभाकर सिंह की बात का कुछ भी जवाब न दिया। प्रभाकर सिंह गुस्से में आकर कुछ कहा ही चाहते थे कि उनकी निगाह एक मौलसिरी के पेड़ के ऊपरी हिस्से पर जा पड़ी जो इसी बंगले के पूरब और दक्षिण के कोने पर बड़ी खूबसूरती के साथ खड़ा था। इस बंगले के चारों कोनों पर 4 मौलसिरी के बड़े बड़े दरख्त थे जो इस समय खूब ही हरे भरे थे और उनके फूलों से वहां की जमीन ढक रही थी तथा खुशबू से प्रभाकर सिंह का दिमाग मुअत्तर हो रहा था। जिस मौलसिरी के पेड़ के ऊपर प्रभाकर सिंह की निगाह पड़ी उसके ऊपरी हिस्से में रेशमी डोर के साथ एक हिंडोला लटक रहा था जो झुकी हुई डालियों की आड़ में छिपा हुआ था मगर जब हवा के झपेटों से उसकी डालियां हिलती और इधर उधर हटती थी तो उस हिंडोले पर एक सुंदर औरत बैठी हुई दिखाई देती थी और इसी पर प्रभाकर सिंह की निगाह पड़ी थी। गौर से देखने पर प्रभाकर सिंह को इंदुमती का गुमान हुआ और ये दौड़कर उस पेड़ के नीचे जा खड़े। प्रभाकर सिंह ने सर उठाकर पुनः उस औरत को देखा इस आशा से कि यह इंदुमती है या नहीं इस बात का निश्चय कर लें, मगर प्रभाकर सिंह का ख्याल गलत निकला क्योंकि वह वास्तव में इंदुमती न थी। हाँ, इंदुमती से उसकी सूरत रुपये में बाहर आना जरूर मिलती जुलती थी, यहाँ तक कि यदि यह औरत केवल अपने दोनों होठ और अपनी ठुड्डी हाथ से ढांककर प्रभाकर सिंह की तरफ देखती होती तो दोपहरी की चमकचमाती हुई रोशनी में और 10 हाथ की दूरी से भी वे इसे न पहचान सकते और यही कहते कि जरूर मेरी इंदुमती है। इस समय वो औरत भी प्रभाकर सिंह की तरफ देख रही थी। जब वे उस पेड़ के नीचे आए तब उसने हाथ के इशारे से उन्हें भाग जाने को कहा जिसके जवाब में प्रभाकर सिंह ने कहा, तुम इस बात का गुमान भी करो कि तुम्हारा हाल जाने बिना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। औरत अपने माथे पर हाथ रखकर बात तो अब ये है कि आप अब यहाँ से जाने का रास्ता ही मिल सकता है। प्रभाकर सिंह, तुम्हारे इस कहने से तो निश्चय होता है कि तुम्हारी जाएगा और मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूंगा। औरत, नहीं, क्योंकि एक तो मुझे यहाँ का पूरा हाल मौका मिलना कठिन है, क्योंकि अगर कुछ कहने जाएंगे नहीं, दूसरे अगर कुछ मालूम भी है तो उसके कहने का करूंगी तो मेरी ही तरह से आप भी कैद कर लिए। औरत, आंचल से आंसू पोंछक प्रभाकर सिंह, तो तुम कैदी हो। प्रभाकर सिंह, तुम्हें यहाँ कौन ले आया? औरत, मेरी बदकिस्मती, मुझे यहाँ का सच्चा हाल मालूम हो। प्रभाकर सिंह, तुम्हारा क्या नाम है? नहीं सकते और न आपको निकल। औरत, तारा। प्रभाकर सिंह, ताज्जुब से, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? औरत, रोकर, वही जो आपकी इंदुमती के बाप का नाम है। अफसोस, आपने मुझे अभी तक नहीं पहचाना। इतना कह के वह और भी खुलकर रोने लगी जिससे प्रभाकर सिंह का दिल बेचैन हो गया और उन्होंने पहचान लिया कि
ये बेशक उनकी साली है। वह चाहते थे कि पेड़ पर चढ़कर उसे नीचे उतारें और अच्छी तरह बात करें, मगर इसी बीच में कई आदमियों ने आकर उन्हें घेर लिया। बंगले के दरवाजे पर पहरा देने वाले दोनों नौजवान लड़कों ने प्रभाकर सिंह को जब उस औरत से बातचीत करते देखा तब तेजी के साथ वहां से चले गए और थोड़ी ही देर में कई आदमियों ने आकर उनको घेर लिया। संध्या का समय था जब नकली प्रभाकर सिंह इंदुमती को बहकाकर और धोखा देकर भूतनाथ की विचित्र घाटी से उसी सुरंग की राह ले भागा जिधर से वे लोग गए थे। उस समय इंदुमती की वैसी ही सूरत थी जैसी कि हम पहले बयान में लिख आए हैं, अर्थात मर्दानी सूरत में तीर कमान और ढाल तलवार लगाए हुए थी। संभव था कि नकली प्रभाकर सिंह को उसके पहचानने में धोखा होता, परंतु नहीं, उसको इंदुमती से कुछ ऐसा संबंध था कि उसने उसके पहचानने में जरा भी धोखा नहीं खाया, बल्कि इंदुमती को हर तरह से धोखे में डाल दिया। इंदुमती ने प्रभाकर सिंह को वैसे ही ढंग और पोशाक में पाया जैसा छोड़ा था, परंतु यदि वो विकल, दुखित और घबराई हुई न होती तो उनके लिए नकली प्रभाकर सिंह को पहचान लेना कुछ कठिन न था। सुरंग के बाहर होने बाद आसमान की तरफ देखकर इंदुमती को इस बात का ख्याल हुआ कि रात हुआ ही चाहती है। वह सोचने लगी कि इस भयानक जंगल में क्यों कर पार होंगे और रात भर कहाँ पर आराम से बिता सकेंगे। साथ ही उसे यकायक किसी तरह पर गुलाब सिंह को छोड़ना और भूतनाथ की घाटी से निकल भागना भी ताज्जुब में डाल रहा था। पूछने पर भी प्रभाकर सिंह ने उसको ठीक ठीक सबब नहीं बताया था। हाँ, बताने का वादा किया, मगर इससे उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई थी। उसका जी तरह तरह के खुटकों में पड़ा हुआ था और यह जानने के लिए वो बेचैन हो रही थी कि गुलाब सिंह ने उनका क्या नुकसान किया था जो उसको भी छोड़ दिया गया। सुरंग के मुहाने से थोड़ी दूर आगे जाने बाद इंदुमती ने प्रभाकर सिंह से कहा, आपकी चाल इतनी तेज है कि मैं आपका साथ नहीं दे सकती। उद्धरण चिन्ह भूतनाथ पहला भाग। नकली प्रभाकर, धीमी चाल करके अच्छा लो, मैं धीरे धीरे चलना चाहिए। इंदुमती यही कहते कहते तो यहाँ बड़ा सफर करना पड़ेगा, इसका सबब बताऊंगा। इंदुमती, आखिर इसका सबब क्या है, कुछ बताओ भी तो सही। नकली प्रभाकर, अभी नहीं, थोड़ी देर के आ पहुँचे। अच्छा, यही बताओ कि हम लोगों को कहाँ जाना होगा और कितना। नकली प्रभाकर, कुछ नहीं, थोड़ी ही दूर और चलना है। इसके बाद सवारी तैयार मिलेगी जिस पर चढ़कर हम लोग निकल जाएंगे। सवारी का नाम सुन इंदुमती चौंकी और उसके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी। कई शायद सोचने के बाद उसने पुनः नकली प्रभाकर सिंह से पूछा, ऐसे मुसीबत के जमाने में यकायक आपको सवारी कैसे मिल गई। उद्धरण चिन्ह नकली प्रभाकर, इसका जवाब भी आगे चलकर देंगे। प्रभाकर की इस बात ने इंदुमती को और भी तरद्दुद में डाल दिया। वह चलते चलते रुककर खड़ी हो गई और इस बीच में नकली प्रभाकर सिंह जो आगे जा रहा था कई कदम आगे निकल गया। हम नहीं कह सकते कि अब यकायक इंदुमती के जी में क्या आया कि वो प्रभाकर सिंह के साथ जाते जाते एकदम रुक ही नहीं गई, बल्कि जब प्रभाकर सिंह अपनी तेजी और जल्दबाजी में पीछे की सुध न करके इंदुमती से कुछ आगे बढ़ गया तो दाहिनी तरफ हटकर एक गुंजान पेड़ पर चढ़ गई और छिपकर इंतजार करने लगी कि देखे अब जमाना क्या दिखाता है। मगर जहां तक जल्दी हो सके यहाँ से निकल ही। नकली प्रभाकर सिंह लगभग 200 कदम से भी ज्यादा आगे बढ़ गया तब उसे मालूम हुआ कि उसके पीछे इंदुमती नहीं है। वो घबराकर पीछे की तरफ लौटा और इंदुमती, इंदुमती कहकर कुछ ऊंचे स्वर से पुकारने लगा। इंदुमती पेड़ पर चढ़कर छिपी हुई उसकी आवाज सुन रही थी, मगर उसे खूब याद था कि उसे प्यारे पति ने आवश्यकता पड़ने पर कभी उसे इंदुमती कहकर नहीं पुकारा। यह एक ऐसी बात थी जो केवल उन दोनों पति पत्नी ही से संबंध रखती थी, कोई तीसरा आदमी इसके जानने का अधिकारी न था। नकली प्रभाकर सिंह इंदुमती को पुकारता हुआ उससे ज्यादा पीछे हट गया जहां इंदु छिपी हुई थी और इस बीच में उसने 3 दफे जफील सीटी भी बुलाई, साथ ही इसके ये भी उसके मुंह से निकल पड़ा, कमबख्त ठिकाने पहुंचकर गायब हो गई। ये बात इंदुमती ने भी सुन ली। जफील की आवाज से वहां कई आदमी और भी आ पहुंचे तथा नकली प्रभाकर सिंह के साथी बन गए, जिन्हें देख
इंदुमती को विश्वास हो गया कि जो कुछ उसने यहाँ आकर सोचा था वही ठीक निकला। वास्तव में उसने पूरा धोखा खाया और अब वह बेतरा दुश्मनों के काबू में पड़ी हुई है। इंदुमती को खोजने वाली अब कई आदमी हो गए और वे इधर उधर फैलकर पेड़ों की लगे। तिथि के अनुसार रात की पहली कालिमा अंधेरी बीत चुकी थी और जिससे इंदु घबरा गई और मन में सोचने लगी कि ये तो बड़ा अंधेर अपना सा किया चाहता है। अब मैं क्या करूं? उदय होकर धीरे धीरे ऊंचे उठने लगे थे। चाहता है एक छिपे हुए इंदु को ये प्रभाकर सिंह के साथ ही साथ जमाने ने भी उसे बहुत लगाना वह बखूबी जानती थी, बल्कि तीरंदाजी में मौजूद भी था, जैसा कि हम ऊपर इशारा कर हम पहले बयान में दिखा चुके हैं। सिखला दिया था। तलवार चलाना और तीर का निशाना तरह का घमंड था और इस समय उसके पास ये सामान की इस समय इसकी पोशाक और सूरत वैसी ही थी जैसे कि जब कई दुश्मनों ने इंदुमती को घेर लिया और चांदनी भी फैलकर वहां की हर एक चीज को दिखाने लगी। तब उसे विश्वास हो गया कि अब वो किसी तरह छिपी नहीं रह सकती, लोग जरूर उसे देख लेंगे और गिरफ्तार कर लेंगे। अतएव उसने कमान पर तीर चढ़ाया और संभल कर बैठ गई। सोच लिया कि जब तक तरकश में एक भी तीर मौजूद रहेगा किसी को अपने पास फटकने न दूंगी। इसी बीच में मौका पाकर उसने नकली प्रभाकर सिंह को अपने तीर का निशाना बनाया। इंदु के हाथ से निकला हुआ तीर नकली प्रभाकर सिंह के पैर में लगा और वह हाय करके बैठ गया। उसके साथ ही उसके चारों तरफ जमा हो गए और बोले, बेशक वह इसी जगह कहीं है और ये तीर उसी ने मारा है, अब उसे हम जरूर पकड़ लेंगे। तीर पूरब तरफ से आया है। उद्धरण चिन्ह। एक और तीर आया और वह एक आदमी की पीठ को छेद कर छाती की तरफ से पार निकल गया। अब तो उन लोगों में खलबली पड़ गई और खोजने की हिम्मत जाती रही बल्कि जान बचाने की फिक्र पड़ गई, मगर इस ख्याल से कि तीर पूरब तरफ से आया है और मारने वाला भी उसी तरफ किसी पेड़ पर छिपा हुआ होगा, दोनों व्यक्तियों को छोड़कर बाकी के लोग इंदु की तरफ झपटे और चांदनी की मदद पाकर बहुत जल्दी उस पेड़ को घेर लिया जिस पर इंदु छिपी हुई थी। अब इंदु ने अपने को जाहिर कर दिया और जरा ऊंची आवाज में उसने दुश्मनों से कहा, हाँ हाँ बेशक मैं इसी पेड़ पर तथा झुरमुट में उसे खोजने हूँ, मगर याद रखो कि तुम लोगों को अपने पास आने न दूंगी बल्कि देखते ही देखते इस दुनिया को उठा दूंगी। इतना कहकर उसने पेड़ के नीचे के और भी एक आदमी को तीर से घायल किया। इसी समय ऊपर की तरफ से आवाज आई, शाबाश इंदु, शाबाश। इन लोगों की बातचीत से मैं पहचान गया कि तू इंदुमती है। उद्धरण चिन्ह। ये बोलने वाला भी उसी पेड़ पर था जिस पर इंदु थी, मगर उससे ऊपर की एक ऊंची डाल पर बैठा हुआ, जिसकी आवाज सुनकर इंदुमती घबरा गई और सोचने लगी कि यह कोई दुश्मन तो नहीं है। उसने पूछा, तू कौन है और यहाँ कब से बैठा हुआ है? उद्धरण चिन्ह। जवाब, मैं तुमसे थोड़ी देर पहले यहाँ आया हूँ, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दूर से तुम लोगों को आते देखकर इस पेड़ पर चढ़ बैठा था। मैं तुम्हारा पक्षपाती हूँ और मेरा नाम भूतनाथ है। तुम तीर कमान मुझको दो, मैं अभी तुम्हारे दुश्मनों को जहन्नम में पहुँचा देता हूँ। इंदुमती, बस बस बस, मैं ऐसी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस समय तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँ जो अपना तीर कमान जिससे मैं अपनी रक्षा कर सकती हूँ तुम्हारे हवाले करके अपने को तुम्हारी दया पर छोड़ दूँ। यद्यपि मैं औरत हूँ और मेरी कमान कड़ी नहीं है तथा मेरे फेंके तीर दूर तक नहीं जाते, तथापि मेरा निशाना नहीं चूक सकता और मैं नज़दीक के दुश्मनों को बचकर नहीं जाने दे सकती। खैर, तुम जो कोई भी हो, समझ रखो कि इस समय मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास न करूंगी और तुम्हें कदापि नीचे न उतरने दूंगी। जरा भी हिलोगे तो मैं तीर मारकर तुम्हें दूसरी दुनिया में पहुंचा दूंगी। इतने ही में नीचे कोलाहल बढ़ा और इंदुमती ने तीर मारकर और आई, शाबाश इंदु, शाबाश। तू मुझे नीचे उतरने दे, फिर देख। इंदुमती, कदापि नहीं, मैं अपने दुश्मनों से आप समझ आदमी को गिरा दिया। फिर ऊपर से आवाज, दुश्मनों से कैसा बदला लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आवाज, और जब तुम्हारे तीर खत्म हो जाएंगे तब तुम क्या करोगी? इंदुमती, मेरे तीरों की गिनती दुश्मनों गिनती से बहुत ज्यादा है, तुम इसकी चिंता मत करो और चुपचाप बैठे रहो। आवाज, नहीं इंदु नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे दुश्मन यहाँ बहुत ज्यादा हैं। थोड़ी देर में वे सब इकट्ठे हो
जाएंगे और तब तुम्हारे तीरों की गिनती कुछ काम न करेगी। इंदुमती, ऐसी अवस्था में तुम ही क्या कर सकते हो जो एक औरत का मुकाबला करके नीचे नहीं उतर सकते। खबरदार, व्यर्थ की बकवास करके मेरा समय नष्ट न करो। फिर नीचे कोलाहल बढ़ा और इंदुमती के तीर ने पुनः एक आदमी का काम तमाम किया। इंदु के ऊपर की तरफ बैठा हुआ आदमी नीचे उतरने लगा और बोला, खबरदार इंदु, मुझ पर तीर न चलाए और सच जानियो कि मैं भूतनाथ हूँ और अब नीचे उतरे बिना नहीं रह सकता। इंदुमती, मैं जरूर तीर मारूंगी और भूतनाथ के नाम का मुलाहिजा न करूंगी। इतना कहकर इंदु ने उसकी तरफ तीर सीधा किया, मगर घबराकर दिल में सोचने लगी कि कहीं वह भूतनाथ ही न हो। उसी समय किसी हरवे की चमक उसकी आंखों में पड़ी और उसकी तेज अक्ल ने तुरंत समझ लिया कि यह बर्छी है, जिससे कुछ आगे बढ़कर वह जरूर मुझ पर हमला करेगा। अस्तु, दिल कड़ा करके इंदु ने उस पर तीर चला ही दिया जो कि उसके मुड़ी में लगा, मगर इस चोट को सहकर और कुछ नीचे उतरकर उसने इंदु पर बर्छी का वार किया। साथ ही इंदु का दूसरा तीर पहुंचा जो कि न मालूम कहाँ लगा कि वो लुढ़क कर जमीन पर आ रहा और बेहोश हो गया। परंतु उसकी बर्छी का वार भी खाली नहीं गया। इंदु के जनिये में चोट आई, खून का तरारा बह चला और दर्द से वह बेचैन हो गई। कुशल हुआ कि वह बखूबी इंदु के पास नहीं पहुंचा था, अंदाज से कुछ दूर हो था, इसलिए बर्छी को चोट भी पूरी न बैठी, और कुछ और नजदीक आ गया होता तो इंदु भी पेड़ पर न ठहर सकती, जरूर नीचे गिर पड़ती। इंदु जनाना थी मगर उसका दिल मर्दाना था। यद्यपि इस समय वह दुश्मनों से घिरी हुई थी और बचने को आशा बहुत कम थी, तथापि उसने अपने दिल को खूब संभाला और दुश्मनों को अपने पास फटकने न दिया। पेड़ पर से जिस आदमी ने इंदु को जख्मी किया था, इंदु के हाथ से जख्मी होकर उसके गिरने के साथ ही नीचे वालों में खलबली मच गई। सभी ने गौर के साथ उसे देखना और पहचानना चाहा। एक ने कहा, ये तो भूतनाथ है। दूसरे ने कहा, फिर इंदु ने इसे क्यों मारा? उद्धरण चिन्ह इत्यादि बातें होने लगी जो इंदु के दिल में तरह तरह का खुटका पैदा करने वाली थी, मगर उसने उसको कुछ भी परवाह न की और दुश्मनों पर तीर का वार करने लगी। 11 दुश्मनों में से 7 को उसने जख्मी किया, जिसमें उसके 12 तीर खर्च हुए, मगर 4-5 दुश्मनों ने बड़ी चालाकी से अपने को बचाया और सर पर डाल रख कि इंदु को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे। इंदु ने पुनः तीर मारना आरंभ किया, मगर उसका कोई अच्छा नतीजा न निकला, क्योंकि उसके चलाए हुए तीर अब ढाल पर टक्कर खाकर बेकार हो जाते थे। अब इंदु का कलेजा धड़कने लगा। वह जख्मी हो चुकी थी और उसका तरकस भी खाली हो चला था। पेड़ पर चढ़ने वाले बड़े ही कट्टर और लड़ाके आदमी थे, अतएव उन्होंने इंदु के तोरों को कुछ भी परवाह न की और उसके पास पहुंचकर उसे गिरफ्तार करने ही तुल गए। ऐसी हालत देख इंदु ने अपने को उनके हाथ में फंसने की बनिस्बत दे देना अच्छा समझा, लुढ़ककर पेड़ के नीचे गिर पड़ी। संत चोट खाकर बेहोश हो गई। जब इंदु होश में आई और उसने आंखें खोली तो अपने को एक सुंदर मसहरी पर पड़े पाया और मय सामान कई लौडियों की खिदमत के लिए हाजिर देखकर ताज्जुब करने लगी। आंख खुलने पर इंदु ने एक ऐसी औरत को भी अपने सामने इज्जत के साथ बैठे देखा, जिसे अब हकीमिन जी के नाम से संबोधन करती थी और जिसके विषय में जाना गया कि वो इंदुमती का इलाज कर रही है। निस्संदेह इंदुमती को गहरी चोट लगी थी और उसे करवट बदलना भी बहुत कठिन हो रहा था। उसे इस बात का बड़ा ही दुख था कि वह जीती बच गई और दुश्मनों के हाथ में फंस गई, परंतु उस समय जितनी औरतें वहां मौजूद थीं, सभी खूबसूरत, कामसिन, खुशदिल, हंसमुख और हमदर्द मालूम होती थीं। सभी को इस बात की फिक्र थी कि इंदुमती शीघ्र अच्छी हो जाए और उसे किसी तरह की तकलीफ न रहे। सभी प्यार के साथ उसकी खिदमत करती थीं, दिल बहलाने की बातें करती थीं, और कई उसके पास बैठी सर पर हाथ फेरती हुई प्रेम से पूछती कि कहो बहन, मिजाज कैसा है? अब तुम किसी बात की चिंता न करो, ये घर तुम्हारे दुश्मनों का नहीं है बल्कि दोस्तों का है, जो कि बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि दुश्मनों के हाथों से तुम किस तरह छुड़ा ली गई। जरा तबीयत अच्छी हो जाए तो मैं सब राम कहानी कह सुनाऊंगी, तुम किसी तरह की चिंता न करो इत्यादि। इन बातों से मालूम होता था कि ये सब की सब लोंडी ही न थी बल्कि अच्छे खानदान की लड़कियां थीं, और दो एक तो
ऐसी थी जो बराबरी का बल्कि उससे भी बढ़कर होने का दावा रखती। भूतनाथ पहला भाग। ये सब कुछ था, परंतु इंदुमती को इस बात ठीक पता नहीं दोस्तों की। यद्यपि उसकी हर तरह से खिदमत होती थी और जिससे वह खुश हो वह करने के लिए सब तैयार नहीं होता था कि वह वास्तव में दुश्मनों की मेहमान है या खातिरदारी की जाती थी। उसे भरोसा दिलाया जाता था थी ये सब कुछ था, मगर फिर भी उसके दिल को भरोसा। इसी तरह समय बीतता गया और इंदु संभलती गई। उसे होश में आए आज तीसरा दिन है, दर्द में भी बहुत कमी है और वह 10-20 कदम भी सकती है। आज ही उसने कुछ थोड़ा बहुत भोजन भी लिया है और इस फिक्र में तकिए का सहारा लगाए है कि आज किसी न किसी तरह इस बात का निश्चय जरूर करूंगी कि वास्तव में मैं किसके कब्जे में हूँ। उसकी खातिर करने वालियों में 2 औरतें ऐसी थीं जिन पर इंदु का भरोसा हो गया था और जिन्हें इंदु सबसे बढ़कर उच्च कुल की नेक और होनहार समझती थी। एक का नाम कला और दूसरी का नाम बिमला था। सबसे ज्यादा यही दोनों इंदु के साथ रहा करती थीं। रात पहर भर से कुछ ज्यादा जा चुकी थी। चिंता निमग्न इंदु अपनी चारपाई पर लेटी तरह तरह की बातें सोच रही थी। उसी के पास 2 चारपाइयां और बिछी हुई थीं जो कला और बिमला के सोने के लिए थीं। कला अपनी चारपाई पर नहीं बल्कि इंदु के पास उसकी चारपाई का ढासना लगाए बैठी हुई थी, मगर बिमला अभी तक यहाँ आई न थी। कई शायद तक सन्नाटा रहने के बाद इंदु ने बातचीत शुरू की। इंदुमती, कला, कुछ समझ नहीं आता कि तू मुझसे यहाँ का भेद क्यों छिपाती है और साफ साफ क्यों नहीं कहती कि ये किसका मकान है। कला, बहन, मैं जो तुमसे कह चुकी कि यह तुम्हारे दुश्मन का मकान नहीं है बल्कि तुम्हारे दोस्त का है, तो फिर क्यों ताजुब करती हो। इंदुमती, तो क्या मैं अपने दोस्त का नाम नहीं सुन सकती? आखिर नाम छिपाने का सबब ही क्या है? कला, छिपाने का सबब केवल इतना ही है कि यहाँ का हाल सुनकर जितना तुम्हें आनंद होगा उतना ही बल्कि उससे ज्यादा दुख होगा, और हकीमिन जी का हुक्म है कि अभी तुम्हें कोई ऐसी बात ना कही जाए जिससे रंज हो। इंदुमती, ये कोई बात नहीं है, अगर है तो हकीमिन जी का केवल नखरा है और तुम लोगों का बहाना। कला, अगर तुम ऐसा ही समझती हो तो लो, आज मैं ये सब हाल कह दूंगी, मगर शर्त यह है कि सिवाय विमला के और किसी को भी मालूम न हो कि मैंने तुमसे कुछ कहा था। इंदुमती, नहीं नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि अपनी जुबान से किसी से भी कुछ न कहूंगी। कला, अच्छा तो कुछ रात बीत जाने दो और विमला को भी आ जाने दो। इतने ही में विमला ने भी चौखट के अंदर पैर रखा। इंदुमती, लो बिमला भी आ गई। कला, अच्छा हुआ, मगर जरा सन्नाटा हो जाने दो। बिमला, कला के पास बैठकर, क्या बात है? कला, धीरे से, ये यहाँ का हाल जानने के लिए बेताब हो। विमला, इनका बेताब होना उचित ही है, मगर इंदु था नहीं तो तरफ देख के आप तंदुरुस्त हो जाती तब इसे पूछती तो अच्छा। इंदुमती, यही हट तो और भी उत्कंठित करती है। विमला, सुनने से आपको जितनी खुशी होगी उससे ज्यादा रंज होगा। इंदुमती, बला से जो होगा देखा जाएगा, मगर उदासी से तुमसे तो मुझे ऐसी आशा नहीं थी कि। विमला, इंदु का हाथ प्रेम से दबाकर, बहन, मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगी, कहूंगी और जरूर कहूंगी। इंदुमती, तो फिर कहो। विमला, अच्छा सुनो, मगर किसी के सामने इस बात को कभी दोहराना मत। इंदुमती, कदापि नहीं। विमला, अच्छा खैर, ये बताओ कि तुम्हें अपना मायका बाप का घर छोड़े कितने दिन हुए? इंदुमती, कुछ सोच के लगभग 1 वर्ष और 7 महीने के हुए होंगे। शादी भई और मायका छूटा, तब से आज तक दुख ही दुख उठाती रही। मैं अपनी माँ और मौसेरी बहनों को फूट फूट कर रोती हुई छोड़कर पति के साथ रवाना हुई थी, वह दिन कभी भूलने वाला नहीं। इतना सुनते ही कला और विमला की आंखों में आंसू आ गए। बिमला, आंसू पोंछकर, मुझे भी वह दिन नहीं भूलने का। इंदुमती, आश्चर्य से, बहन, तुम्हें वह दिन कैसे याद है? तुम वहाँ कहाँ थीं? विमला, मैं थी और जरूर थी, बल्कि हम दोनों बहनें कला की तरफ इशारा करके वहाँ थीं। इंदुमती, सो कैसे, कुछ कहो भी तो। बिमला, बस इतना ही तो असल भेद है, सब बातें इसी से संबंध रखती हैं। धीरे से, तुम्हारी वे दोनों मौसेरी बहनें हम दोनों कला और बिमला के नाम से आज साल भर से यहाँ निवास करती हैं। यद्यपि देखने में हर तरह से सुख भोग रही
है, मगर वास्तव में हमारे दुख का कोई पारावार नहीं। इंदुमती, बड़ी ही आश्चर्य से, ये तो तुम ऐसी बात कहती हो कि जिसका स्वप्न में भी गुमान नहीं हो सकता। यद्यपि तुम दोनों की उम्र वही होगी, चाल ढाल, बातचीत सब उसी ढंग की है, मगर सूरत शक्ल जमीन आसमान का फर्क है। ओह नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे कैसे विश्वास हो सकता है? बिमला मुस्कुराकर, हम दोनों की सूरत शक्ल में भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ा। मैं सहज ही में विश्वास दिला दूंगी कि जो कुछ कहती हूँ वह बाल बाल सच है। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हें बता देती हूँ। इतना कहकर बिमला उठी और उसने इस कमरे के कुल दरवाजे कर दिए। इंदु जब से यहाँ आई है तब से इसी कमरे में है, उसे इसके का हाल कुछ भी मालूम नहीं है। वह नहीं जानती कि इस कमरे के बाहर कोठरी है या दालान, बारहदरी सायबान, पहाड़ है या बियाबान। होश में आने के बाद उसमें अभी बाहर निकलने की ताकत ही नहीं आई। इसके भीतर की तरफ 2 कोठरी, एक पायखाना और एक नहाने का घर है। इन्हें इंदु जरूर जानती है क्योंकि इन कोठरियों से उसे वास्ता पड़ चुका है। विमला इंदु के पास से उठकर लौटकर मुस्कुराती हुई इंदु के पाजा बंद करने के बाद उसी नहाने वाली कोठरी में चली गई और थोड़ी ही देर में आई और बोली, अब तुम मुझे गौर से देखो और पहचानो कि मैं कौन हूँ। यद्यपि इंदु बीमार, कमजोर और हतोत्साह थी, तथापि विमला की नवीन सूरत देखते ही चौंकी और उठकर गले से लिपट गई। मित्रों, इस ऑडियो बुक में आज इतना ही। जल्दी ही दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।